नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि आखिर शेयर मार्केट में जो हमारा कोर्स है, टोटल 100 डेज का कोर्स है, वो कोर्स किस तरह से हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज का कोर्स पूरा ये हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ, है ना, शेयर मार्केट में हम काम कैसे करते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, उन सभी वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज है ना, कमोडिटी है, इंडेक्स है, समथिंग समथिंग बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, तो उन सभी का मतलब क्या होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग आज के इस क्लास में 20 से 25 मिनट में हम लोग क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास पूरा थ्योरी क्लास है, लेकिन ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो हमें कंप्लीट स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा उसमें टोटल थ्योरी होगा, है ना, उसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए क्या है कि कोई भी मार्केट जो होती है उसमें दो चीजें होती है, एक सेल होता है, एक बाई होता है। जैसे मान लो कि सब्जी की मार्केट है तो एक वेंडर होता है जो सब्जी को सेल करता है और एक बायर होता है जो सब्जी को बाई करता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट। शेयर का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी है, अगर मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी है एंड उस XYZ कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत है, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, तो उसका जितना भी शेयर होगा उस शेयर का 25% के आसपास वो शेयर लिस्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड उस 25% शेयर को जो आम पब्लिक है या जो इंस्टीट्यूशन है उसको खरीद एंड बिक्री करेंगे, सेल एंड परचेज करेंगे। तो ये जो मार्केट है बेसिकली एक ऐसा मार्केट प्लेस है, ऐसा जगह है जहां पर किसी भी शेयर का पब्लिकली यानी पब्लिक में ट्रेड होता है, बाई और सेल होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे कंपनी शेयर को लिस्ट करती है और आम पब्लिक या इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर्स उसको बाई करते हैं या सेल करते हैं। तो बहुत ही क्लियर चीजें हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि लेट मान लीजिए कि कोई कंपनी को ग्रो होना है। जब कंपनी को ग्रो होना है उसमें अगर आम पब्लिक भी अपना पैसा इन्वॉल्व कर रही है तो जैसे जैसे अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आम पब्लिक को भी उसका फायदा होगा क्योंकि वो भी एक शेयर होल्डर्स हैं। तो ये बहुत ही एक रोल क्रिएट करती है, बहुत ही, क्योंकि जब मान ली कि आम पब्लिक के पास पैसा आएगा, कंपनी ग्रो करेगी और आम पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक का जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी एंड फिर वो जाके मार्केट में परचेज करेंगे। तो इस तरह से कंट्री के ग्रोथ में, कंट्री के आगे के ग्रोथ में जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत ही एक क्रुशियल रोल अपना देती है, क्रुशियल रोल अपना इसमें निभाती है। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली हर कंट्री में होता है, इंडिया में भी सेम चीज है। इसमें हम कुछ की स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, वो आखिर हैं कौन। सबसे पहले जो हम बात करते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे हम जाएं और शेयर को बाई करें। किसी तरह से बाई कर सकते हैं, या हम फिजिकल में बाई करें या डिजिटल में बाई करें, लेकिन एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे कंपनी लिस्ट हो और वहां से हम शेयर को बाई करें, या अगर हमारे पास शेयर है तो हम शेयर को सेल करें। तो उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। इंडिया में भी दो एक्सचेंज है, समझेंगे। इंडिया में दो तरह के एक्सचेंज है। इसी तरह से दूसरा होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे बैंक होती है, अब बैंक में क्या होता है कि लेट मान ली कि आपको 1,000 रुपया जमा करना है, तो अगर आप कहीं पे जमा करेंगे तो आपका वो सुरक्षित जगह होना चाहिए। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि 1,000 रुपये लेके जाते हैं और बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में चूंकि हम डिजिटली स्टॉक को खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने रिलायंस का एक स्टॉक खरीदा है, तो हमने तो ऐप पे जाकर उसको खरीदा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो स्टॉक हमारा रखा होना चाहिए ना। तो एक तरह से जो डिपॉजिटरी होती है वो बैंक होती है स्टॉक मार्केट का। यहाँ पे जो हमारा शेयर है वो रखा रहता है, सेफ किया रहता है ना। अगर हमने शेयर को डिलीवरी में लिया, डिलीवरी क्या होता है कि अगर हमने शेयर आज खरीदा है तो 2 से 3 दिन के अंदर वो हमारा यहाँ पे जाके सेफ हो जाता है। यानी एक तरह से बैंक का काम करता है डिपॉजिटरी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CSDL, हम बाद में बात करेंगे उस पर। लेकिन डिपॉजिटरी मतलब स्टॉक मार्केट का बैंक। स्टॉक का मतलब क्या हुआ,
शेयर, जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, एसबीआई, ये जो शेयर के नाम है इसको हम स्टॉक बोलेंगे। इंडाइसेस क्या होता है? इंडाइसेस का मतलब ये होता है कि लेट मान लीजिए बकेट ऑफ शेयर्स। बकेट ऑफ शेयर्स का मतलब कि जैसे हम मानते हैं कि इंडिया में टॉप 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी का हमने एक बकेट बना दिया, तो उसका हमने नाम दे दिया निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या हो गया? एक इंडाइस हो गया। इसी तरह से लेट मान लीजिए हमने बैंक है, इंडिया में टोटल 12 बैंक हैं, एंड 12 बैंक को हमने एक जगह पे कवर कर दिया, एक जगह पे जमा कर लिया और उसको हमने बकेट बना दिया। जब भी हम सेल या परचेज करेंगे तो टोटल 12 बैंक को एक साथ सेल कर सकते हैं, एक साथ परचेज कर सकते हैं, तो उसको हम बैंक का इंडाइसिस बोलेंगे। तो हमारा इंडाइसिस हो गया। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दो तरह के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक तो होता है कि जो ये चाहता है कि भाई हम अभी इन्वेस्टमेंट कर दें और आराम से 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद हम उस पर जो भी हमारा अर्निंग होगा उस पर हम इनकम करेंगे, चाहे वो डिविडेंड के रूप में या उस शेयर को सेल करके जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे वारेन बफेट साहब हैं, तो क्या करते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज के 30 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जब शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आज भी वो शेयर से बिना बेचे उसे डिविडेंड कमा रहे हैं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। एंड ट्रेडर्स क्या होता है कि छोटे समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, है ना, 7 दिन के लिए, 5 साल के लिए, 2 मतलब 5 साल से नीचे, उसको बोलते हैं ट्रेडर्स। यानी ट्रेडर्स बहुत तरह के होते हैं, इंट्राडे होते हैं, स्विंग होते हैं, लेकिन 0 डेज से लेकर के 5 साल इसके बीच में जो लोग ट्रेड करते हैं शेयर को, उसको बोलते हैं ट्रेडर। उन्होंने आज शेयर खरीदा और शेयर जो है सो 10% या 20% या 5% या 2% जितना भी उनको लगता है वो बढ़ गया तो शेयर को सेल कर देंगे, तो हमारा ट्रेडर्स हो जाएंगे। स्टॉक प्राइस क्या होता है? स्टॉक प्राइस का मतलब क्या होता है कि लेट मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर हमारा एक्सचेंज में सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है तो उसकी एक प्राइस होती है। वो प्राइस डिपेंड करती है कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या हो रहा है, अपनी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसमें जो बायर होंगे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसको बाई करने में, तो उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो स्टॉक प्राइस बोलते हैं। रिलायंस का प्राइस आज मान लीजिए कि 2000 है, तो कल के डेट में 2200, 2300, 2400 होगा अगर वो कंपनी ग्रो करेगी। अगर कंपनी खराब काम करना करेगी तो 2000 से 1900, 1800, 1700, तो हमारा स्टॉक प्राइस हो गया, है ना। इसी तरह से रेगुलेशंस का मतलब कब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लोग शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व है ना, डिपॉजिट इन्वॉल्व है, तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट जो है सो इसमें एक रेगुलेटरी बॉडी जो बॉडी होती है उसको बैठा के रखी, इसको लोग सेबी बोलते हैं। तो सेबी जो है सो पूरा इसको रेगुलेट करती है। एक सेबी का अपना एक रूल है, सेबी का जो अपना एक रूल है जो कि 1992 में बनाया गया था। तो उस रूल के तहत पूरे इन सभी एक्टिविटीज को सेबी जो है सो रेगुलेट करती है, उसको रेगुलेशन बोलते हैं, यानी सेबी जो है सो रेगुलेटर है मार्केट का। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम और आप शेयर को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए ना कि हम कहाँ पे परचेज करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई शेयर अब बहुत नीचे दाम पे मिलने लगा तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि हम यहाँ पे परचेज करेंगे और जब ऊपर जाएगा तो बेच देंगे। हमारे पास एक चीज भी होती है कि जब ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा हो गया है तो शेयर को वहाँ सेल कर देंगे, जब मार्केट नीचे आएगी तो शेयर को हम फिर से परचेज कर लेंगे। तो हमारे जो ट्रेनिंग कोर्स होंगे उसमें हम यही पढ़ाएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। यह बहुत ही कलाटी होनी चाहिए। ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, इसमें क्या होता है कि अब देखिए क्या है कि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नीचे रेगुलेटर है, रेगुलेटर में एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज जो है सो इतना सारा काम तो नहीं कर सकते, इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, तो एक्सचेंज डायरेक्ट अगर 1 to 1 को डील करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब एक्सचेंज क्या करती है कि बहुत सारे ब्रोकर्स अपॉइंट करते हैं। मैक्सिमम बैंक्स होते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, है ना, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये सभी ब्रोकर्स हैं। इसी तरह से कोई प्राइवेट पार्टी भी है जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक है ना, तो ये सभी प्राइवेट पार्टी भी एक तरह से ब्रोकर हैं। इनका अपना ऐप होता है, अपना सिस्टम होता है, अपनी उनकी पूरी टीम होती है। वो क्या करते हैं कि जो मार्केट में एक्सचेंज में हो रहा है और जो पब्लिक खरीदना या बेचना चाहती है दोनों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। पब्लिक को ऐप देते हैं, ऐप के थ्रू पब्लिक उसको खरीदती या बेचती है, उसके बदले उनको पब्लिक से कुछ कमीशन चार्ज करने का छूट होता है जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो ये ब्रोकर्स होते हैं। अब ब्रोकर्स भी क्या है कि ब्रोकर भी लिमिटेड होते हैं। लेट मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 50 ब्रोकर इंडिया में हो गए। अब इंडिया की आबादी तो बहुत ज्यादा है, तो अब ब्रोकर क्या करते हैं कि अपने नीचे भी सब ब्रोकर, जिसको हम ऑथराइज पर्सन बोलते हैं, जैसे एज ए कंपनी हम ऑथराइज पर्सन हैं तो हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी ब्रोकर के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसको हम सब ब्रोकर बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है
कि जो मार्केटिंग एक्टिविटी है या जो फैसिलिटी एक्टिविटी है, जो सर्विस एक्टिविटीज है, उस पर ब्रोकर को हेल्प करना, ये सब ब्रोकर का काम होता है। इसी तरह से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आप शेयर को सेल या परचेज कैसे करोगे। लेट मान लो कि रिलायंस का शेयर है और रिलायंस के शेयर को आपको बाई करना है, तो कहीं ना कहीं तो आपके पास कोई ऐप होना चाहिए ना। तो बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं। कुछ बाहर के ब्रोकर्स होते हैं, वो भी इंडिया में प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू है, बाहर का है, लेकिन इंडिया में लगभग मैक्सिमम ब्रोकर्स को यूज करते हैं। लेकिन कुछ ब्रोकर के अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे एंड बाकायदा उसमें सेल परचेज करेंगे। जिसका जितना अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, उसकी उतनी ज्यादा उसके अंदर जो लोग होंगे अपने अकाउंट को, डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे। तो ये बेसिकली मेन की स्टेक हैं जो कि मार्केट में यूज होते हैं। तो इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगले स्लाइड में, है ना। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा, कि चूंकि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि आखिर ये स्टॉक मार्केट स्टार्ट कैसे हुआ और स्टॉक मार्केट में हम काम कैसे अभी हम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग क्या ऐसा ही था या फिर कुछ बदलाव हुआ है। तो एक्चुअली एक पर्सन थे जिनका नाम था प्रेमचंद रॉयचंद, है ना। एक बिजनेसमैन थे, मुंबई में रहने वाले थे। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जो कि 1875, आज के 150 साल पहले एक कॉन्सेप्ट बनाया, और उसमें उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नींव दिया जिसका नाम उन्होंने रखा नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, बॉम्बे में, उस समय नाम बॉम्बे था, अब मुंबई हो गई है। तो सोचिए 150 साल पहले। तो उसमें होता क्या था कि किसी बरगद के पेड़ के नीचे या किसी कॉफी हाउस में लोग बैठते थे। लोग बैठने के बाद जो है सो शेयर का दाम बोलते थे कि भाई लेट मान लीजिए हमारा ये शेयर है या हमारा ये सामान है, तो इसका ये दाम है। तो जो दूसरे वाले बंदे थे वो अपना उसका अप या डाउन में उसका बीड लगाते थे कि हम इतना में खरीदेंगे या इतना में बेचेंगे। तो इससे धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो गई। एक पेड़ के नीचे लोग बैठते थे, जमा होते थे, किसी कॉफी हाउस में बैठते थे, और धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो गई। बाद में इसी का नाम चेंज होके नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का नाम चेंज होके बीएसई हो गया। जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, जब इंडिया में अलाउ किया गया कि बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद इसका नाम चेंज करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कर दिया गया, बीएसई कर दिया गया। बीएसई जो है क्योंकि 1875 में स्टार्ट हुई थी, तो एशिया की ओल्डेस्ट एक्सचेंज है जहां पे शेयर मार्केट का काम हो रहा है, यानी इसको एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज बोल सकते हैं। और इसको जो स्टार्ट किया था वो प्रेमचंद रॉयचंद ने स्टार्ट किया था, लेकिन जब बीएसई बन गई तो ये कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंदर आ गई, ये कंप्लीट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसके बाद जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, CICA। इस एक्ट में क्या किया गया कि जितने भी इस तरह की एक्टिविटी थी जहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व था, उनको इस एक्ट के अंदर कंट्रोल किया गया। और इस एक्ट के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज खुले इंडिया के अंदर, है ना, जैसे कि लुधियाना एक्सचेंज, मध्य प्रदेश एक्सचेंज, मगध एक्सचेंज। तो बहुत सारे एक्सचेंज खुले, बाद में उनको फिर बंद किया गया या क्लब किया गया, लेकिन इस एक्ट के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज खुले। इसके बाद 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का स्टार्टअप हुआ, जो कि बेसिकली स्टार्ट हुआ 1992 में, लेकिन इस ऑपरेशनल हुआ था 1994 में। तो ये बीएसई के बाद एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया में जिसको स्टार्ट किया गया। अब जब 2 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में काम कर रही थी, इसके अलावा और भी मल्टीपल एक्सचेंज थी जो छोटे छोटे जगहों पे काम कर रही थी। मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंज थी और साथ में मल्टीपल एक्सचेंज और थी। तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक सेबी का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये पहले से ही काम करती थी, 1986 से ही काम कर रही थी, लेकिन ये गवर्नमेंट की बॉडी नहीं थी, एक नॉर्मल रूप से कंट्रोल कर रही थी। लेकिन एक एक्ट लाके, पार्लियामेंट में एक्ट लाके 1992 में इसको सेबी नाम दिया गया और एक पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। जैसे चुनाव आयोग होता है ना, चुनाव आयोग में क्या होता है कि देश की सारी जो चुनाव होती है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह सेबी की जिम्मेदारी है कि इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉब्लम है या जो इसमें इशू आ रही है या जो इसमें कोई घपला हो रहा है, इन सभी को देखने की, कोई फैसिलिटी अवेलेबल करवानी है, इन सभी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सेबी की है ना। इसके बाद 2003 में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एमसीएक्स में क्या होता है, इन दोनों एक्सचेंज में तो शेयर की खरीद बिक्री होती है। शेयर मतलब किसी कंपनी का शेयर, है ना, रिलायंस का शेयर, टाटा स्टील का शेयर। लेकिन इस 2003 में जो स्टार्ट हुआ एमसीएक्स, इसमें क्या होता है, इसमें कमोडिटी का खरीद बिक्री होता है। कमोडिटी मतलब सोना, चांदी, जीरा,
चावल, दाल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, है ना, जो इन सभी चीज़ों का इसमें खरीद बिक्री होती है। तो एमसीएक्स भी एक बेसिकली कमोडिटी एक्सचेंज है जो कंप्लीटली कमोडिटी के रूप में काम करती है, कमोडिटी का खरीद बिक्री के लिए काम करती है। ये भी कंट्रोल्ड बाई सेबी होती है, सेबी के अंदर में भी काम करती है। एमसीएस के तहत, एमसीएस के जैसे ही और भी कुछ कमोडिटी एक्सचेंज हैं जिनके अपने अपने जैसे कि एनसीडीईएक्स है, एनएमसी है, आईसीईएक्स है, एनएसडीईएक्स है। तो ये भी कमोडिटी एक्सचेंज उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन जैसे अब ये है, अब एनसीडीईएक्स बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा काम करती है, ये भी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा काम करती है ना। ये जो है सो बेसिकली डायमंड में अच्छा काम करती है। तो ये सब एक्सचेंज ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेन जो एक्सचेंज है कमोडिटी का, जो आप बेसिकली देखेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो एमसीएक्स मेन हमारा एक्सचेंज है जो काम कर रही है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री है 150 साल में यहाँ तक पहुँचने में। ये सारे पड़ाव हैं। 1875 में एक बरगद के पेड़ के नीचे से स्टार्ट हो करके ये धीरे 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 बाद में, जैसे कि जब ये बीएसएस का नाम हुआ था, उसमें इसका नाम लोग बोलते थे दलाल स्ट्रीट। आपने नाम सुना होगा, आपने बहुत सारी पिक्चर भी देखी होगी। तो दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस था ये, मुंबई का दलाल स्ट्रीट, है ना। तो आपने हर्षद मेहता की कहानी सुनी होगी। तो ये सब दलाल स्ट्रीट के लोग थे उस समय। तो ये 150 साल का पूरा इतिहास है, ये हमें एक बार समझना चाहिए। एक ये और देखिए कि जब ये 1947 में शीशा बना था, जो आपको मैंने बताया कि जो एक्ट बना था, जिसमें बहुत सारे एक्सचेंज जो है सो मार्केट में आ गए थे, जैसे कि हैदराबाद एक्सचेंज, कोयम्बटूर एक्सचेंज, सुरक्षा एक्सचेंज, मैंगलोर एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज इस तरह से। जैसे एक इसमें लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज है, ये बहुत ही अच्छा एक्सचेंज हुआ करता था। जो हीरो ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, जो साइकिल बनाती थी हीरो ग्रुप, तो मिस्टर मुंजाल सर थे उसके मालिक। फिर ओसवाल ग्रुप थी जो स्वेटर वगैरह बनाती थी, ओसवाल सर थे उसके मालिक। तो दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज को, है ना। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको या तो बंद करवा दिया गया या तो इसको एनएससी या बीएससी में मर्ज करवा दिया गया। तो ये बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि ये कब कब इन्होंने एग्जिट लिया। ये सब स्टार्ट कभी भी हो, लेकिन 2013, 14, 15, 18 में लगभग ये सारे स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया गया। और इंडिया में सिर्फ अब 2 एक्सचेंज काम कर रही हैं शेयर बाजार में, एक एनएससी काम करती है और एक बीएससी काम करती है। तो किसी भी स्टॉक का प्राइस दोनों जगह लगभग सेम होता है ना। पॉइंट का अंतर होता है, लेकिन लगभग सेम होता है दोनों जगह पे। तो इसको एक बार में समझना चाहिए। हमारा इतिहास है, हालांकि अभी एक्सचेंज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मगध स्टॉक एक्सचेंज, अब जो बिहार के लोगों को कितना प्राउड फील होगा कि भाई उनके स्टेट में भी एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था जिसका नाम था मगध स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, है ना। दिल्ली का अपना स्टॉक एक्सचेंज था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। बड़ौदा का अपना स्टॉक एक्सचेंज था, है ना। इसी तरह से राजकोट का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, तो हर स्टेट का अपना। तो इसमें किसी या तो इंडस्ट्रिस्ट ने या फिर गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया या एनएससी या बीएससी में इसको विलय करवा दिया गया, है ना। अच्छा, तो ये बेसिकली पूरा इतिहास है स्टॉक एक्सचेंज का, कि यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे हम शेयर का खरीद बिक्री करते हैं, एंड उस खरीद बिक्री के चलते हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है, जिससे इंडिया का विकास होता है, भारत की इकोनॉमी में उसकी एक विकास होती है ना। तो इंडिया के लिए स्टॉक एक्सचेंज जो है सो इंडिया के लिए एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोल का काम कर रही है, इंजन का काम कर रही है, जिसमें अगर हम ज्यादा खरीद बिक्री करते हैं तो उसी हिसाब से इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। स्टॉक एक्सचेंज के जैसे भी और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं या वहां पे पैसा बना सकते हैं, जो ज्यादा बात नहीं करते। तो ये हम समझ लेंगे, टोटल 12 एसेट क्लास का हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहला जो एसेट क्लास होता है वो होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी में पहले आपने सुना ही होगा कि अगर पैसा हमारे पास जमा हो जाता है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, जमीन में इन्वेस्ट कर दो, मकान में इन्वेस्ट कर दो। तो उस समय रेंट भी आता था, प्लस उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। आज एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है रीट का और इनविट का। इसका मतलब होता है कि लेट मान लिया आपके पास कम पैसा है, तो आप क्या कीजिए कि कोई कंपनी होगी, एक रीट यानी रियल, इसका नाम होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक कंपनी होगी जो एक मकान या एक बिल्डिंग या फिर एक बहुत बड़ी कमर्शियल फ्लोर को लेगी, बनाएगी, एंड बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पब्लिक से लेगी, एंड इस पब्लिक से लिए हुए पैसे से ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, एंड जब इसको रेंट पे देगी, किराए पे देगी,
तो जो किराया आएगा उस किराए से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ ना कुछ शेयर उसी हिसाब से जितना जिनका शेयर है उनको दिया जाएगा। तो रियल इस्टेट में भी आप आराम से, अगर आपने मान लो कि 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रियल इस्टेट में, तो गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई ना कोई रीट होगा, कोई ना कोई रीट होगा, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर बाजार में ट्रेडेबल है, एंड उस रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। उससे दो फायदा होता है, किराया तो आता ही आता है, साथ में हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसी तरह से कमोडिटी, कमोडिटी मतलब सोना चांदी, तो ये तो ऐसा मतलब सिल्वर है। अब सिल्वर जब शादी का सीजन होता है तो सिल्वर की रेट बढ़ने लगती है, जब शादी का सीजन होता है तो गोल्ड का रेट बढ़ने लगता है। तो इसको हम बाकायदा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वोलाटाइल तो होता है, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। शेयर बाजार की तरह नहीं है कि कंपनी के ग्रोथ के अनुसार बढ़ेगी, ये तो बाकायदा एक कमोडिटी है। चावल का जब उत्पादन होगा तो उसमें उसका रेट जो है सो कम हो जाएगा, लेकिन जब चावल का उत्पादन कम होने लगेगा तो उसका रेट हाई होने लगेगा। तो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स का मतलब कि फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी। तो जैसे मान लो कि इंडिया का INR है और यूएसए का डॉलर है, तो अगर हमें मान लीजिए कि एक यूएसए डॉलर चाहिए तो हमें 85 रुपीज पे करने होते हैं। तो बाकायदा ये ट्रेडेबल है, ये हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, है ना। स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बाकायदा इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मल्टीपल विदेशी प्लेटफॉर्म होते हैं, वो अदर कंट्री के जो करेंसी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जापान का येन है और अमेरिका का डॉलर है, तो येन और डॉलर के अंदर ट्रेड होती है, यूरो और डॉलर के अंदर ट्रेड होती है ना, रूबल और डॉलर के अंदर ट्रेड होती है। तो ये सारा हम फॉरेक्स में काम कर सकते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कोई इंफ्रा बनानी है, कोई मान लीजिए कि किसी जगह पे रोड बनानी है, तो उस पार्टिकुलर के लिए एक गवर्नमेंट एक बॉन्ड लेके आती है कि भाई इस बॉन्ड में होगा कि ये 5 साल के लिए आप पैसा में दीजिए और इसके बदले आपको जो है सो हम 10% या 12% आपको रिटर्न फिक्स देंगे। तो ये FD से बेटर होता है, तो बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनी भी लेके आती है, जैसे श्री राम बॉन्ड है, तो क्या करती है कि वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है तो बॉन्ड लेके आती है एंड उसके बदले एक फिक्स रिटर्न देती है ना। तो ये भी हमारे मल्टीपल एसेट क्लास हैं जहां पे हम काम कर सकते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें शेयर ही ट्रेड होते हैं, लेकिन एक आदमी होता है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी होता है किसी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल एक कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल के बहुत सारे म्यूचुअल फंड होंगे, तो वहां पे एक आदमी बैठा होगा जो आपसे पैसा कलेक्ट करेगा, बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करेगा एंड वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके बदले थोड़ा सा वो अपना कमीशन कट कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कट बोलते हैं, है ना। तो वो अपना कमीशन थोड़ा सा कट कर लेगा, लेकिन इससे फायदा क्या होता है कि चूंकि हमें अगर नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, खासकर बिगनर्स को, तो उनको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड भी शेयर को ही ट्रेड करती है, लेकिन एक बल्क, वो एक जगह खरीदते हैं, एक बल्क में बेचते हैं और लोग जो है सो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका म्यूचुअल फंड, जिस कंपनी ने उसको लॉन्च किया है। इसी तरह से कलेक्टिबल, ये भी क्या है कि ये भी एसेट क्लास है। अब कलेक्टिबल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही पुराना वाइन है ना, बहुत ही पुराना वाइन है, तो उसको क्या होता है कि आप उसको बाकायदा सेल और परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो एक तरह से ऐसा चीज हो गया कि जो कि एक ही चीज अवेलेबल है। इसी तरह से मान लीजिए किसी का फोटो है, बहुत ही पुराना फोटो है, इसी तरह से मान लीजिए कि ऐसे सुभाष चंद्र बोस का मान लीजिए तलवार है, या सुभाष चंद्र बोस की मान लो कि उनकी हैट है या टोपी है उनकी, या उनके कपड़े हैं, तो वो तो एक ही है ना, अवेलेबल एक ही है। तो अगर उसको हमें सेल या परचेज करना है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अनमोल होती है, तो उसकी बोली लगती है। तो इसके भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे इसको आप सेल और परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं बाकायदा, वहाँ पे जाके इसको सेल और परचेज कर सकते हैं। मतलब अगर चाहें खरीदना चाहें तो आप अपना बोली लगा सकते हैं, वो बेचना चाहें तो अपना बोली लगा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी हो गई है, आप कंप्यूटर पर जाएंगे अगर ढूंढेंगे तो ऑनलाइन भी आप बिड लगा सकते हैं, है ना, एंड बिड लगाने के बाद वो चीज को आप सेल और परचेज कर सकते हैं। तो कैसे मतलब अनमोल चीजें, धरोहर, धरोहर को खरीदना या बेचना। IPO और NFO, IPO क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है सो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन वो अपने आप को लिस्ट करना चाह रही है, तो कोई ना कोई प्राइस पे लिस्ट करेगी ना, कोई ना कोई प्राइस बैंड पे लिस्ट करेगी वो, तो उसके पहले वो IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है कि भाई हम इतना रुपया में इस कंपनी को लिस्ट करना चाहते हैं। तो अगर वो कंपनी बहुत ही अच्छी होती है, लोग क्या करते हैं कि उसको सब्सक्राइब करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक डेट होता है जहां पे उस कंपनी को लिस्ट कर दिया जाता है। तो लेट मान लीजिए कि वो 100 रुपया पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो हो सकता है कि वो 500 में लिस्ट हो जाए, हो सकता है कि वो 50 में लिस्ट हो जाए, वो डिपेंड करेगा कंपनी की वैल्यू के ऊपर। जैसे भी LIC का IPO आया था, है ना, तो बहुत सारे ऐसे, जोमेटो का IPO आया था। तो IPO मतलब कि नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, यानी जो स्टॉक मार्केट में अभी ट्रेडेबल नहीं है, ट्रेड नहीं हो रही है, लेकिन कंपनी नई है, उस पर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो IPO होता है। NFO इसी तरह से
कोई अगर म्यूचुअल फंड लिस्ट हो रही है तो म्यूचुअल फंड का जो ऑफर होता है उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको एनएफओ बोलते हैं। ये हो गया अपना आईपीओ हो गया शेयर मार्केट के लिए, एनएफओ हो गया म्यूचुअल फंड के लिए। इसी तरह से प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी क्या होती है कि लेट मान लीजिए कोई कंपनी है, अब कंपनी में वो ट्रेडेबल नहीं है लेट मान लीजिए, लेकिन कंपनी अच्छी काम कर रही है, कंपनी के मालिक को आप जानते हैं या उस कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम अपनी इक्विटी को सेल करना चाहते हैं, तो बकायदा आप कंपनी से बात करके अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम एक वीडियो बनाई है, मैं इस लिंक में इसको वीडियो डाल दूंगा, उसमें हमने इसको पूरा ABCD समझाया, बहुत ही समझाया कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या अंतर है रुपया में और क्रिप्टो के अंदर, ये पूरा हमने समझाया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा एसेट क्लास है जहां पे हम आजकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल, हेज फंड मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक फंड होता है जो म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें रिस्क कम होता है, यानी इस तरह से उसको मैनेज किया जाता है कि रिस्क कम होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, अगर उसमें आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकते हैं। आप एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट उस छोटे से स्टार्टअप में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो आपको 1000 गुना, 5000 गुना, 1 लाख गुना तक भी रिटर्न मिल सकता है। तो टोटल 12 एसेट क्लास हैं जिसमें स्टॉक मार्केट के अलावा भी आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं, है ना। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि हमने अभी तक हमने क्या समझा। अभी तक हमने ये समझा कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक्सचेंज वगैरह क्या है और हम कैसे काम कर सकते हैं, प्लस स्टॉक मार्केट के अलावा और क्या क्या एसेट क्लास हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में मेन लोग कौन हैं जो इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे में सेबी हो गई, मैंने समझाया अभी आपको, 1992 में स्टार्ट हुई थी, जिसका काम है रेगुलेशन करना। बेसिकली इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही आती है तो उन्होंने सेबी में लिखते हैं, बेसिकली ये इंडिपेंडेंट बॉडी है कि अपनी एक बॉडी है। इसके अंदर में फिर दो लोग होते हैं, एक तो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब NSE या BSE, ये हमारा एक्सचेंज हो गया, एंड दूसरा जो हमारा डिपॉजिटरी हो गया, मतलब स्टॉक मार्केट का बैंक, स्टॉक मार्केट बैंक, जहां पे हमारा शेयर सुरक्षित रहता है। तो अगर हमने किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी अगर शेयर को खरीदा है तो 3 दिन के बाद शेयर जो है सो यहाँ पे चली जाएगी। तो ये हमारे दो एक्सचेंज हो गए, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और डिपॉजिटरी NSDL और CDSL, है ना। तो कोई ऐप, कोई जो ब्रोकर होते हैं इसके अंदर काम करते हैं, कोई ब्रोकर इसके अंदर काम करते हैं। इसके साथ ही और भी जो लोग पार्टिसिपेट इसके अंदर होते हैं वो होते हैं जो हमारे ब्रोकर्स हैं। आजकल डेट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ICICI डायरेक्ट है, कोटक है, HDFC है, शेयर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, एंगल है ना, जीरोधा बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, प्राइवेट ब्रोकरिंग फर्म है। तो ये सभी ब्रोकर्स होते हैं, एंड ब्रोकर के साथ साथ कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बेसिकली मेन रोल अदा करते हैं, जिसके अंदर जो हम लोग रिटेल हैं, जैसे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने आप को हम बोलेंगे कि वी आर द रिटेल पार्टिसिपेंट्स, जिनके पास पैसा कम होता है, लाख करोड़ ऐसे होता है। कुछ कंपनी होती है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, है ना, जैसे मान लीजिए टाटा सन्स है। अब टाटा सन्स जो है सो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी तो कंपनी हो गई, वो कंपनी के रूप में इन्वेस्टमेंट करेगी। बजाज कंपनी है, बजाज का अपने बजाज फिनसर्व करके उनकी ग्रुप की एक मेन कंपनी है जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही करती है डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर, तो वो कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना। NRI है, OCI है। NRI मतलब आपको मालूम ही है, नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। OCI का मतलब होता है, अगर आप लोग इसको देखें, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन का मतलब क्या होता है कि जब देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में बनाया गया तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल लाया गया कि जो भी उस डेट में इंडिया में थे लेकिन वो बाहर बस गए, या इंडिया में उनका कुछ है, उनका इंडिया में कहीं नाम है लेकिन वो बाहर बस गए, तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग OCI बोलते हैं, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इस तरह से लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे म्यूचुअल फंड हो गई, बॉन्ड वाली कंपनी हो गई, है ना। तो इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सारा पैसे होते हैं, हमारे पास तो करोड़ भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, उनके पास 100 करोड़, है ना, 100 अरब इस टाइप के पैसे होते हैं, तो वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट में 4 तरह के लोग होते हैं, एक रिटेल पर्सन हो गया, एक एनआरआई एनओसीआई हो गए, एक कंपनीज हो गए, साथ में जो एएमसी होती है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, जिसको बोलते हैं लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, है ना। तो ये सभी कंपनी जो होती है खास इंश्योरेंस को दे रहा है, अगर मान लो कि यूलिप का इंश्योरेंस दे रहा है, तो यूलिप का इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि वो यूनिट लिंक इंश्योरेंस है ना, तो किसी न किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो जो होती है वो कंप्लीट लोगों से पैसा लेती है और इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये पार्टिसिपेंट होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के। तो ये बेसिकली सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कंट्रोल्ड हैं। तो पैसा जो है हम यहाँ पे हैं, पैसा हमने इनको दिया, इनके थ्रू यहाँ पे गई, यहाँ के आने के बाद फिर पैसा जो है सो रेगुलेटर के पास जाके जमा हो गया, एज ए शेयर यहाँ पे जमा हो गई, लेकिन सारा चीज इनके नज़र में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज़र में है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्राइवेट हम ब्रोकर के अंदर भी अकाउंट खुलवाते हैं तो भी हमारा पैसा जो है सुरक्षित है, कहीं कोई इशू नहीं है, पूरा रेगुलेटेड है। तो ये बेसिकली मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ये हमें बराबर एक बार समझना चाहिए। तो बेसिकली ये सारा था। तो आज चूंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे, कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, किस तरह से हम लोग ये तो समझ लिया कि स्टॉक मार्केट में हम बाई करते हैं और सेल करते हैं और ये सारे रेगुलेटर्स होते हैं, और स्टॉक मार्केट के बाहर भी हम कुछ काम करना चाहते हैं तो अभी एसेट क्लास हो, इसमें समझ लिया। लेकिन अब हम वास्तव में कैसे करेंगे तो हम अगले क्लास में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है सो कैसे काम करता है ना। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है कि वेब बेस्ड भी होता है, वेबसाइट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ऐप भी हो सकता है या डेस्कटॉप का एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो इसको लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं बहुत सारे, चूंकि यह टाइम ज़्यादा हो गया तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टॉक क्या होता है, डिलीवरी क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, फ्यूचर क्या होती है ना, ऐसे ऑप्शन, ट्रेडिंग, चार्ट, प्राइस, वॉल्यूम, है ना, बाई पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, डिविडेंड क्या होता है, बियर मार्केट क्या है, बुल मार्केट क्या है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। ये बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम तभी समझेंगे जब हम स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इस पर निगाह डालेंगे, लेकिन अगले क्लास में डालेंगे। तो ये पूरा हमारा 30 की टर्म्स होगा, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन ये अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब कि मोटा मोटी आपको मार्केट के बारे में जो नॉलेज होता है वो आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चूंकि ये कंप्लीट हमारा जो प्रोग्राम है, एक कंप्लीट प्रोग्राम जो है सो हमारा ऑनलाइन है, तो स्टेप बाय स्टेप यानी 25 से 30 मिनट का वीडियो के रूप में इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको आखिर किया जाए। और एक चीज़ और है कि अगर कोई स्टूडेंट्स ये चाहता है कि हम ऑफलाइन क्लास करें, अगर उनको लगता है कि हमें ऑफलाइन क्लास करना चाहिए, तो दिल्ली में हमारा ब्रांच है, तो दिल्ली वाले ब्रांच पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8929633781। बाकी और भी हमारे ब्रांचेस खुल रहे हैं, तो जब खुलेंगे तब। लेकिन एक हमारा कोर्स है एफडी शॉप का, इसके अंदर पूरा चीज़ सिखाया जाएगा, जो ना, जो हम ऑनलाइन बता रहे हो तो बता ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ऐसी प्रीमियम चीज़ें होती हैं, वो हम इस वाले कोर्स में कवर करते हैं। तो इस वाले कोर्स में अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो आके वो दिल्ली में ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, रहने की व्यवस्था भी बहुत ही कम सस्ता है ना, बहुत ही सस्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साथ में भी रह सकते हैं, 2-3 लोग मिलकर भी रूम ले सकते हैं, या लॉज के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर पीजी के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये बाकायदा इस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा एनालिसिस है इस पूरे प्रोग्राम का। तो आशा है कि आपको पूरा समझ में आई होगी, है ना। ये जो पूरा प्रोग्राम है ये आपको पूरा समझ में आई होगी। तो जब हम लोग कोर्स को एक कर लेंगे, जब हमारा 100 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद जो हमारे बाकी एसेट क्लासेस हैं, है ना, इस पर भी हम लोग समझने की कोशिश है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्रिप्टो में काम कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले अभी जो हमारा मेन होगा वो 100 डेज के अंदर स्टॉक मार्केट को पूरा समझ लेना है। तो मेरा यही एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि जो भी मैंने आज बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आई है, कोई कन्फ्यूजन है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। तो बाकायदा हम उसको हर पॉइंट को 1 बाय 1, कहीं भी शर्माने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें सर क्या बोलेंगे। अब बाकायदा आप लिखिए उसके नीचे, और बाकायदा हम उसका जवाब देंगे, हमारी टीम जो है वो उसको जवाब देगी। तो ये एक बार जब स्टॉक मार्केट हमारा खत्म हो जाएगा तो बाकी जो और एसेट क्लासेस हैं, है ना, जैसे कि रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास तो लाख या करोड़ होगा तभी हम मकान या जमीन खरीद पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 1000 रुपये,
आप रेट कर रोक कर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास मान लो कि 10 लाख रुपए है तो आप बैंक से लोन लेके खरीद सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन वो सब बात की चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लोग ये 100 डेज का अपना जो प्रोग्राम है उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो आशा है आप सभी को समझ में आई होगी, और कहीं कोई अगर इशू है तो एक बार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।